हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर फैमिली। एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके यूपीएससी गाइडेंस पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूं। आज हम लोग बातें करेंगे प्रिपरेशन ऑफ बेसिक्स पर इकोनॉमी को लेकर। आप जानते हैं कि काफ़ी टाइम से हम लोग बेसिक्स पर बातें करते आ रहे हैं। बेसिक्स सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन को लेकर, क्योंकि यही वो पार्ट है जो इस एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनके आंसर देने के सच में आपको लायक बना पाएगा, क्योंकि ये आपकी नींव तैयार करता है, समझ की नींव। और यूपीएससी जो क्वेश्चंस पूछता है वो अप्लाइड फॉर्म में पूछता है, स्टैटिक नहीं पूछता कि जो चीज़ें जैसी हैं वैसी नहीं। उन चीज़ों का रियल लाइफ में इस्तेमाल कैसे होता है, रियल लाइफ में वो चीज़ें कैसी हैं, उस तरीके से जाके यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। और उसको समझने के लिए बेसिक्स ही आपकी मदद करते हैं। इसलिए बेसिक्स बहुत ज़रूरी हो जाता है। हमने पहले बेसिक्स को समझा कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक्स क्या होती है। फिर हमने उसकी प्रिपरेशन को लेकर जो तरीके हो सकते हैं उन पर भी बातें की। अब हम लोग सब्जेक्ट स्पेसिफिक लेकर चीज़ों को ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किन सोर्सेज़ से तैयार की जाए बेसिक्स को। मैंने और विषयों पर बातें की है, आज हम लोग इकोनॉमिक्स पर बातें करेंगे। इकोनॉमी के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए बेसिक्स के प्रिपरेशन के लिए। 9 टू 11 की एनसीईआरटी जो है, 9 से आप जानते हैं इकोनॉमी की क्लासेस, इकोनॉमी के बुक्स आ जाते हैं। 9 से पहले इकोनॉमिक्स के बुक्स आपके नहीं हैं, एनसीईआरटी के स्कूल्स में नहीं पढ़ाए जाते। 9 टू 11 की आपको पूरी बुक पढ़नी चाहिए इकोनॉमिक्स की। 12th क्लास की जो इकोनॉमिक्स होगी आप में, उसमें 2 पार्ट हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, उसमें थोड़ा ही पार्ट है जो आपको पढ़ना है, बाकी आपके काम का बिल्कुल नहीं है। वो थोड़ा-सा पार्ट क्या है? एक्सरसाइज़ 2 जब आप देखेंगे तो उसमें एक पार्ट है 2.4, एक उसी एक्सरसाइज़ का सब पार्ट है, उसमें है डिमांड। और एक्सरसाइज़ 4 में एक पार्ट है 4.4 जो है सप्लाई। बस यही 2 पार्ट आपको इसमें पढ़ना है। और फिर इसका जो दूसरा बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये आपको पूरा पढ़ना है। अब एनसीईआरटी क्यों? जैसा कि मैं कहते आ रहा हूँ, वापस मुझे कहना पड़ेगा। एनसीईआरटी इसलिए, अब देखिए बेसिक्स को लेकर मार्केट में बहुत सारे सोर्सेज़ हैं पढ़ने के। आप कई बुक्स से पढ़ाई कर सकते हैं। एक तो तरीका ये हो सकता है कि आप एक ही सब्जेक्ट को लेकर 4-5 बुक पढ़ डालो, या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप एक ही बुक चुनो और उसी को मल्टीपल टाइम्स पढ़ो, ताकि आपकी समझ जो है उस पर बहुत गहरी होती चली जाए, पुख्ता होती चली जाए। दूसरा तरीका मुझे ज़्यादा बेहतर इसलिए लगता है क्योंकि यूपीएससी जिस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम करता है, उसमें गहरे समझ की ज़रूरत होती है। आप आसानी से क्वेश्चंस के आंसर देने के लायक नहीं बन पाएँगे अगर आप सिर्फ़ सरफ़ेस लेवल पर चीज़ों को देखेंगे तो। और अगर आप बहुत सारी बुक्स के चक्कर में पड़े, तो आप, वाजिब-सी बात है कि आप एक से ज़्यादा बार नहीं पढ़ पाएँगे, और अगर आपने एक से ज़्यादा बार नहीं पढ़ा तो आप गहरे नहीं उतर सकते। तो चीज़ें जो हैं छूट जाएँगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप कोई एक सोर्स चुनें और पुख्ता होकर उसी पर गहरे उतरते चला जाएँ। एनसीईआरटी इसलिए क्योंकि जब आप स्कूल्स में इन सब्जेक्ट्स को देखेंगे, यही सब्जेक्ट्स आपको आईएएस में भी हैं। भले वो एडवांस तौर पर हैं, लेकिन सब्जेक्ट्स तो यही हैं। और चूँकि ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ये जो बुक्स हैं एनसीईआरटी, ये यूनियन गवर्नमेंट खुद फ्रेम करती है। इसीलिए अगर आप यहाँ से पढ़ते हैं और स्कूल्स में आप जानते हैं कि स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बच्चों को बताई जाती हैं कि किस क्लास में क्या ज़रूरत है, तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आपके दिमाग में उतरती चली जाएँगी। अब आपको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 2 बातें हैं, स्कूल का पैटर्न पढ़ाने का ऐसा होता है कि चीज़ें समझाई तो जाती नहीं आपको, बस रटा-रटा के मार्क्स लाने के लिए चीज़ें बताई जाती हैं। और दूसरी ये बात भी है, यूपीएससी उस दिमाग के साथ आप में
एनसीईआरटी की समझ चाहता है, जो दिमाग ग्रेजुएटेड हो चुका है, कम से कम 21 साल का है। उस समझ से जब आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, तब जो उसकी समझ आप में आएगी और वहाँ से जो आप आंसर करेंगे, वैसा आंसर यूपीएससी को चाहिए। इसीलिए अब पढ़ना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। अब बात आती है कि पढ़ेंगे कैसे? हाउ टू स्टडी और फिर इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? ये बात है। जैसा कि मैं कहते आ रहा हूँ, कम से कम आपको 3 बार पढ़नी चाहिए। पहली बार जब आप पढ़ेंगे, तो चीज़ों को आप फ्लो में पढ़ें, सब्जेक्ट्स को आप फ्लो में पढ़ें। शुरुआत आप सब्जेक्ट्स की ऐसे करें जैसे कि आप बुक पढ़ रहे हैं। डायरेक्ट टॉपिक पर जंप मत कीजिए। शुरुआत में एक पेज होता है जहाँ पर लिखी हुई होती है कि इस बुक्स को बनाने में कितनी मेहनत लगी है, कौन-कौन से ऑर्गेनाइज़ेशंस ने मिलकर इस बुक को बनाई है, सारी रेफ़रेंस दी हुई है, तो उसको भी पढ़िए आप। जब आप वो पढ़ेंगे ना, तो आप देखेंगे कि उस पतली सी किताब को बनाने में कितनी मेहनत लगी है, तो आपका नज़रिया उस बुक के प्रति बिल्कुल बदल जाएगा, आपका महत्व बदल जाएगा उसके प्रति, एक अलग-सा लगाव होगा। आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे पाएँगे, ऐसे आप हल्के तौर पर लेंगे कि अरे! क्या स्कूल की बुक है, बच्चों जैसी। लेकिन जब आप उसका महत्व जान जाएँगे, तो फिर आप उसके साथ अलग बिहेव करेंगे। तो आप उसे भी पढ़ें और फिर अब आप फ्लो में बुक्स को पढ़ें। आगे-पीछे मत कीजिएगा कि 10 लाइन पढ़ लिया, फिर वापस जा रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं, फिर वापस, ऐसे नहीं। पहली बार में लगातार पढ़िएगा, तरीका बिल्कुल स्लो होना चाहिए, बिल्कुल स्लो पढ़ें आप, हड़बड़ाएँ बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल स्लो जाएँ और एक फ्लो में कम से कम एक बार में 1 चैप्टर पढ़ें और इस तरह करके आपको पूरी बुक खत्म करनी चाहिए। दूसरी बार में आपके हाथ में ये पेंसिल होनी चाहिए। पेंसिल का इस्तेमाल करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी आपको। पहले तो आप अच्छे से ये देख लें कि उस सब्जेक्ट पर यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चंस पूछता है, उससे आप जुड़े हुए रहें, बीच-बीच में पढ़ते रहें। प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी। और सिलेबस से भी जुड़े हुए रहें कि यूपीएससी ने क्या सिलेबस प्रिस्क्राइब किया है। सिर्फ़ ज उसने तो दिया है छोटे रूप में, लेकिन जब आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, तो उनमें क्या छुपा हुआ है, वो भी आप समझ जाएँगे। बिटवीन द लाइन्स जिसे कहते हैं सिलेबस के, तो हिडन सिलेबस भी आप जान जाएँगे। वो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो जब दूसरी बार आप पढ़ रहे हों, दूसरी बार में भी बिल्कुल स्लो पढ़ें। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको लगें, जिससे कि आपकी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आप बना सकते हैं, मेंस में आंसर राइटिंग के फैक्ट के रूप में आपके काम आ सकती है, तो उन चीज़ों को अंडरलाइन करते चले जाएँ। इस तरीके से फिर दूसरी बार में ख़त्म करें किताब को और फिर तीसरी बार जब आप पढ़ेंगे, तो इस बार भी आप बिल्कुल स्लो रहें। लेकिन हाँ, इस बार आपको फिर से पढ़ना है बिल्कुल स्लो तरीके से और फ्लो में पढ़ना है, पढ़ते जाना है। ये जो तीसरी बार की समझ होगी आपकी पढ़ने की, ये वो ग्राउंड तैयार करेगा, जिस बेस पर आप यूपीएससी के क्वेश्चंस का आंसर कर पाएँगे। क्योंकि अब आपकी समझ बिल्कुल गहरी हो चुकी रहेगी, तो अब आपके दिमाग में वो चीज़ें सेट होती चली जाएँगी जो यूपीएससी को चाहिए। तो तीसरी बार आप इस तरीके से पढ़ें। अब पढ़े हुए को आप इस्तेमाल कैसे करेंगे? हाउ टू यूटिलाइज़? आगे जाकर जब आप इन्हीं सब्जेक्ट्स पर एडवांस बुक पढ़ेंगे, तो जो चीज़ें आपने यहाँ नोट की हैं, हाँ, एक और बात, तीसरी बार जब खत्म हो जाए, तो चौथी अब पढ़ना नहीं है आपको, अब ये करना है कि जो आपने अंडरलाइन की हुई थी, उसे एक नोटबुक में सब्जेक्ट का नाम देकर, वो अंडरलाइन की हुई चीज़ों को आप नोट कर लें, यूपीएससी के सिलेबस के टॉपिक वाइज़ करके। और आगे जाकर जब आप एडवांस बुक पढ़ेंगे, तो इन नोट्स को उससे कनेक्ट कर दें। आप दोनों को मिलाकर पढ़ें और अंत में अब आप इस स्टेज पे पहुँच जाएँगे, जब आप एग्ज़ैक्ट उन चीज़ों को देख पाएँगे जो आपके लिए ज़रूरी होंगी, बस वही। एकदम जो बस यही चीज़ें ज़रूरी है, जितनी आपने नोट मेकिंग की रहेगी ना, वो आधी की आधी हो जाएगी। धीरे-धीरे जैसे-जैसे आपकी समझ गहरी होती चली जाएगी, मटेरियल्स कम होते चले जाएँगे और यही ज़रूरत है। कि अननेसेसरी चीज़ें जो हैं वो हटती चली जाएँ, जो बस ज़रूरी चीज़ है आपके लिए वो आपके पास रहे। अब जो चीज़ें बचें आप उन पर पॉइंट्स तैयार कीजिए, वन लाइनर्स तैयार कीजिए टॉपिक को लेकर, इस तरीके से कि एग्ज़ाम में खट-खट वो आपके दिमाग में बातें आएँ। क्योंकि वहाँ पर चीज़ें क्विक
रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। इस टॉपिक पर मैंने ये 5 पॉइंट, ये 8 पॉइंट, ये 10 पॉइंट्स तैयार किए थे। तो पॉइंट फॉर्म में आप अपनी चीज़ों को, अब नोट्स को तैयार करें, तो ये आपके यूटिलाइज़ेशन के लायक बन जाएगा, अब आप इसका इस्तेमाल कर पाएँगे। इस तरीके से आपको अपने बेसिक्स को प्रिपेयर करना चाहिए इस सब्जेक्ट को लेकर। और भी पे मैंने बात की है, यहाँ इस पर बातें कर रहा हूँ। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।